राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज एक बार फिर मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सबसे कठिन टॉपिक में से एक टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो धारा 65 का और 65 खा है। आप लोग इस धारा को देखते ही समझ गए होंगे कि ये ऐसी धारा है जो हर किसी को परेशान किया है, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इस परेशानी से उबर नहीं पाए हैं, यानी समझ नहीं पाए हैं इस धारा को। इसकी ये तो बात ही छोड़ दीजिए आप, बहुत सारे तो ऐसे भी अध्यापक भी हैं जो इस धारा को पढ़ाने से भी पीछे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, बट किसी पे कोई टीका टिप्पणी करने से अच्छा है मैं आपको इस धारा को समझाऊं। बहुत विधिवत तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूं। इतने नहीं, एक और इस अधिनियम की सबसे कठिन धाराओं में से एक धारा मानी जाती है 91 एवं 92, उस पर भी ऑलरेडी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की दो सबसे कठिन प्रोविजन अगर कहें, सबसे टॉप, तो वो धारा 91 92 है और धारा 65 का एवं 65 खा है। दोनों पे मैं इस वीडियो को बनाने के माध्यम से कंप्लीट कर दूंगा। पहले 91 92 पे वीडियो उपलब्ध है, इस पे भी वीडियो आपको आज मिल जाएगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें हिंट कर दूं। आपको दो चीज़ें समझना है कि देखिए, जब कभी कोई भी पक्षकार, सीधा सा समझिए आप, बिल्कुल बेसिक समझिए कि जब हम अदालत में जाते हैं, कोई भी पार्टी, चाहे वादी हो, प्रतिवादी हो, अभियुक्त हो, अभियोजन, चाहे आपराधिक मामला हो, सिविल मामला हो, फैमिली मैटर हो, राजस्व मामला हो, कोई भी मामला हो, जब हम, बिल्कुल बेसिक से समझना आपको, जब हम अदालत में जाते हैं तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी अधिकार या दावे या निर्योग्यता की मांग करने जाते हैं कि साहब ये निर्योग्य है, इसका चुनाव रद्द किया जाए, साहब मेरा राइट है कि मुझे मेरा बकाया पैसा वापस कराया जाए, मेरे ज़मीन से इनको बेदखल किया जाए, उससे मुझे कब्जा दिलाया जाए, इन्होंने मुझे मारा है, गाली दिया है, इनको जो है दंडित किया जाए। यानी हम अधिकार की मांग करते हैं या दायित्व की मांग करते हैं या किसी निर्योग्यता की मांग करते हैं। एविडेंस की धारा 101, ठीक, बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो डिमांड की जाती है ये किसी तथ्य पे होती है, किसी तथ्य पर होती है, और तथ्य की परिभाषा धारा 3 में दी गई है साक्ष्य विधि की। तो वो तथ्य साबित कैसे किया जाएगा, उस तथ्य को साबित करने के जो ढंग बताए गए हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 तरह से बताए गए हैं। साक्ष्य के माध्यम से 3 तरह से बताए गए हैं। कैसे? अगर वो तथ्य 3 तरह से मैं बता रहा हूं, जरा यहां आप देखिएगा, मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि तथ्य को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, साबित करने के संदर्भ में। या तो वो तथ्य किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होना है, लेकिन मैं एक एक बातें स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ भगा के वीडियो देखने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो दिमाग से भी भाग जाएगा वो, ठीक है। तो तथ्य या तो किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट होगा। अब अंतर्विष्ट का मतलब क्या है कि कहीं पे वो लिखा होगा। अगर कोई बात कहीं लिखी होती है तो माना जाता है कि वो उस दस्तावेज में अंतर्विष्ट है, ठीक। तो दस्तावेज में अंतर्विष्ट होगा, या अगर वो दस्तावेज में अंतर्विष्ट नहीं है तो अन्यथा होगा, ठीक, अन्यथा होगा। या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में होगा। यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी दस्तावेज माना गया है, बट आप यहां समझना है तीनों चीजों को कि या तो वो तथ्य किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में होगा, या किसी दस्तावेज में लिखा होगा, या अन्यथा होगा जो हमारे आपके ज्ञान में होगा, ठीक। तो अगर वो हमारे आपके ज्ञान में है, किसी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं लिखा हुआ है, तो उसे मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकेगा। सेक्शन 59 में बताया गया। कहाँ बताया गया है? 59 में बताया गया है। उसे कैसे साबित किया जा सकेगा? सेक्शन 59 में बताया गया है।
कि ओरल एविडेंस से उसे साबित किया जा सके। साफ साफ 59 में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा तथ्य जो किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के दस्तावेज की अंतर वस्तु नहीं है उसे मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकेगा। अब प्रश्न है, अगर वो दस्तावेज में लिखा हुआ है तो कैसे साबित किया जाएगा? तो सेक्शन 61 बताती है एविडेंस की कि या तो उसे प्राथमिक साक्ष्य से या द्वितीयक साक्ष्य से साबित किया जा सकेगा। प्राथमिक क्या है? धारा 62। द्वितीयक क्या है? 63। पहले किससे साबित किया जाएगा? धारा 64। यदि हमारे पास प्राथमिक नहीं है तो धारा 65 कहती है तब हम द्वितीयक से भी साबित कर सकते हैं। ठीक, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट है तो कैसे साबित किया जाएगा? धारा 65 का बताती है कि किसी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु की ग्राह्यता धारा 65 खा के अनुसार साबित की जा सकेगी। यानी किसी दस्तावेज की किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु, यानी अगर कोई बात किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है, मोबाइल में है, लैपटॉप में है या अन्यथा किसी डिवाइस में है, तो उसको कैसे साबित किया जाएगा? धारा 65 का कहती है कि धारा 65 खा के अनुसार साबित किया जा सकेगा। और धारा 65 खा कहती है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु की ग्राह्यता कैसे ग्राह्य होगा। तो इसी पे हम लोग समझने चल रहे हैं। यहाँ मैं धारा 59 धारा 61 नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, केवल इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु की ग्राह्यता बताने जा रहा हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। आइए, अब ये यानी इसका मतलब है कि अगर कोई भी रिकॉर्ड जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है उसे कैसे साबित किया जाएगा कोर्ट में? भाई जाहिर सी बात है, या तो उसकी फोटोकॉपी कराई जाएगी, उसमें से निकलवा जाएगा। जैसे खतौनी वगैरह आप देखिए, नकल से निकाला जाता है जा करके, तो नकल जो निकाली जाती है वो कंप्यूटर में ही तो होता है, तो वो नकल ले जाके हम कोर्ट में पेश कर देते हैं। ठीक, मोबाइल में कोई मैसेज आया हुआ है उसकी प्रिंट निकलवाते हैं। तो इसको कैसे साबित किया जाएगा, उसी पे धारा 65 का है। और ये प्रावधान आईटी एक्ट 2000 से आया है, तो धारा 65 का एवं 65 खा 17 अक्टूबर 2000 से जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, ये 17 अक्टूबर से लागू भी है, क्लियर याद रखिएगा। और एक आईटी एक्ट से संशोधन हुआ है इसमें एविडेंस में 2008 से, जो 27 अक्टूबर 2008 से लागू है, उसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। अब मैं एक डिवाइस बना दिया हूं यहाँ पे आपके समझने के लिए, और उसे देखिए उत्पादित किया गया है, यानी निकाला गया है चीज़, यानी फोटोकॉपी निकाली गई है। मान लेते हैं कि ये जो है तहसील में रखा गया है नकल निकालने के लिए खतौनी का, ये सिस्टम है जिससे ये फोटोकॉपी निकाल के लोगों को दिया जाता है। वो अपना नंबर बताते हैं, खतौनी नंबर, अपना नाम बताते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, तुरंत उसमें टाइप किया जाता है और फोटोकॉपी उसकी प्रिंट निकल आती है, दे दिया जाता है। तो ये फोटोकॉपी यानी जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई सूचना रखा गया है उसको हमें देना है, अगर अदालत में कहीं साबित करना है तो उसकी फोटोकॉपी निकलवाई जाती है। तो वो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिलेवेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो पेश किया नहीं जाएगा, वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में रिलेवेंट हो जाता है, या आपका दस्तावेजी साक्ष्य माना गया है और उसको साबित करने का ढंग बताया गया। तो कैसे साबित किया जाएगा उसको? तो उसी फोटोकॉपी निकाल के या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे पेन ड्राइव वगैरह में ले जा करके हम अथॉरिटी को दे देंगे। अब प्रश्न ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सूचना भरी गई है, देखिए अब आप देखेंगे तो 65 खा टोटल 5 उपधाराओं में विभक्त है, और उन 5 उपधाराओं में से उपधारा 1 कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो कोई सूचना रखी गई है, सूचना उसमें स्टोर की गई है यानी भंडारित की गई है, उसको जरूरत पड़े तो निकाल करके हम कोर्ट में साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य है। अब प्रश्न ये है कि ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन शर्त यह है कि वो सही माना कब जाएगा, यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो कोई सूचना भरी गई है उसकी प्रिंट निकाल करके हम कोर्ट में दे तो सकते हैं या कहीं भी दे सकते हैं जहां जरूरत है, लेकिन वो सही माना कब जाएगा, उसको सही मानने के लिए 4 उपधाराएं लिखी गई। यानी पहली उपधारा तो कहती है कि उसकी फोटोकॉपी निकाल के आप साक्ष्य में दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होगी
वो शर्तें क्या क्या होंगी जब वो सूचना निकाल करके यानी प्रिंट करके दी जा सकती हैं। तो शर्तें 4 उपधाराओं में लिखी गई हैं, वही मैंने यहाँ उपधाराओं को लिखा है और एक एक करके आपको समझा दूंगा, इसमें कुछ भी है नहीं। आप ये भी जानते हैं कि उसकी फोटोकॉपी साक्ष्य में दी जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर कोई चीज़ रखी गई है तो, लेकिन ये जो उपधारा 2, 3, 4, 5 है ना, ये आपको परेशान करता है। ये परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। क्या है परेशानी कि देखिए मैंने इसको 4 पार्ट में बांट दिया। क्या कि जो कंप्यूटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें जो सूचना रखी गई है, उसमें जो सूचना रखी गई है, ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नहीं दिखाई देगा वीडियो में तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता, धारा 65 खा को मैंने यहाँ उतारा है। तो जो सूचना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखी गई है वह सूचना उसमें रखी गई है। कैसे सूचना कैसे रखी जाए और कब रखी जाए, यानी 2 बातें। यहाँ देखिए लिखा ना, कंप्यूटर उत्पाद। कंप्यूटर उत्पाद का मतलब होता है कंप्यूटर से निकाला गया, तो उसमें से कंप्यूटर में से निकाला गया सूचना, उत्पाद किया गया सूचना, ठीक है। वो उत्पाद नहीं, उत्पाद मतलब उसमें डाला गया, कंप्यूटर में डाली गई सूचना, ठीक है, कब होनी चाहिए, कैसे उसमें सूचना कैसे डाली गई हो, उत्पाद किया गया सूचना उसमें कैसे डाली गई हो और कब डाला गया हो। तो कैसे डाला गया हो, कब डाला गया हो, तो ये बताती है, यानी 65 खा की उपधारा 2 बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो सूचना है वो कब डाला गया है, यानी कब डाला गया, उसमें सूचना कब स्टोरेज किया गया हो। और जो 65 खा का 5 है ये कहती है कि सूचना कैसे डाली गई हो, तो कब डाली गई हो और सूचना कैसे डाली गई हो। तो ये 2 धारा पढ़ लेते हैं, फिर इन 2 में कुछ नहीं लिखा हुआ है। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सूचना कब डाला गया हो, कैसे डाला गया हो। तो कब डाला गया हो 65 खा 2, और कैसे डाला गया हो सूचना 65 खा 5। तो कब डाला गया हो, चाहे जो पढ़ लो, चाहे इसको पढ़ लो, चाहे इसको पढ़ लो, पहले यही पढ़ा देते हैं। आप अपने बैरक से मैच कराते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया है कि कंप्यूटर में जो सूचना डाली गई है, ठीक है, यानी कब डाला गया हो, तो कंप्यूटर पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति, यानी जो सिस्टम पे जिसमें वो सूचना भंडारित की गई है कोई वैध नियंत्रण रख रहा हो, यानी लीगली अथराइज हो उसमें सूचना डालने के लिए, और व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से किए गए क्रियाकलाप में सूचना भंडारित की गई हो, यानी उस समय वो क्रियाकलाप नियमित रूप से चल रहा हो। ये नहीं कि यह छुट्टी थी आप जाके उसमें सूचना उस दिन डाल आए हो, तो भाई छुट्टी के दिन बिना पावर के आप कैसे सूचना डाल दी, इसका मतलब वो सूचना उसमें फर्जी डाली गई है। यानी सामान्य अनुक्रम में, उसे क्रियाकलाप के अनुक्रम में उसमें सूचना वैध रूप से प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा डाली गई हो। और 2 कहते कि ऐसी सूचना क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में भरी गई हो। देखिए कुछ चीज़ें ओवर आपको मिलेगी, यानी वो एक तरह से कहेंगे कि एक बार यहाँ लिखा दोबारा फिर से वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। कुछ चीज़ें हैं ओवर राइटिंग टाइप के आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ओवर रूल हो गया है, एक बार लिखा हुआ है फिर से उसको लिख दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, जो लिखा है वो भरा जाएगा। तो सूचना पहला का कंप्यूटर पे वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा क्रियाकलाप के अनुक्रम में डाला गया हो, और वो क्रियाकलाप सामान्य अनुक्रम में हो, यानी विशिष्ट अनुक्रम ना हो, सामान्य अनुक्रम में हो, यानी सामान्य ड्यूटी के दौरान उसमें सूचना भरी गई हो। ये 2 कहती है। और तीसरा कहता है कि कंप्यूटर सही से कार्य कर रहा हो उस समय, जिस समय कंप्यूटर में सूचना डाला जा रहा है कंप्यूटर सही से कार्य कर रहा हो, या सही से अगर कार्य ना भी कर रहा हो तो भी उसमें गलत चीज ना जा पा रहा हो, सही से ना भी कार्य कर पा रहा हो, थोड़ा रुक के चलाओ तो भी ठीक है, लेकिन कुछ गलत ना स्टोर कर पाएगी। या चौथा लिखा सामान्य अनुक्रम में से भरी गई सूचना ही उत्पादित की गई, और जब सही से सूचना उसमें भरी गई, यानी वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा
क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में जब कंप्यूटर सही से संचालित हो रहा हो तब भरा गया हो और उसी का प्रिंट निकाला गया हो, यानी जो प्रिंट निकाला जा रहा है वो उसी समय का निकाला गया हो। जैसे आप देखते हैं कभी कभी कंप्यूटर आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं, फोटोकॉपी मशीन वो रुक रुक के फंस के आ रही, आधी सही आ रही आधी नहीं, उस समय फोटोकॉपी करा लिए, कहीं कुछ छूट जा रहा है कुछ लिखा जा रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। यानी जब उसमें सही से भरा गया हो और सही से काम कर रहा हो तब उसमें से फोटोकॉपी कराई गई, उसको प्रिंट कराया गया हो। ठीक, तो ये तो आपने समझ लिया कि कंप्यूटर में जो सूचना स्टोर की गई, उत्पाद की गई, वो कब भरी गई हो। तो कब भरी गई हो, फिर से एक बार बता दूं कि जब कंप्यूटर अपने सामान्य अनुक्रम के क्रियाकलाप के दौरान वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के द्वारा उस समय भरी गई हो, जब कंप्यूटर सही से रन कर रहा हो, यानी काम कर रहा हो और उसी से ही प्रिंट निकाला गया हो। ठीक, अब प्रश्न ये भरा कैसे गया हो, तो ये उपधारा 5 कहती है कि चाहे डायरेक्ट उसमें भरा गया हो, चाहे किसी मानवीय हस्तक्षेप से भरा गया हो, इससे मतलब नहीं है। यानी चाहे खोल के कोई सूचना उसमें डाली गई हो। ठीक, जैसे बैंकों में एटीएम में देखिए, आप तो पैसा ले जाके लगा दो, अंदर ले लेता है वो। कभी कभी क्या होता है, जो एटीएम वगैरह में खोल के अंदर पैसा रखना पड़ता है तो मानवीय हस्तक्षेप करना पड़ता है, और जो एटीएम मशीनें हैं उसमें पैसा ऊपर से रख दो और नंबर डाल दो, आपको खुदा एक्सेप्ट कर लेता है, पैसा अंदर चला जाता है। तो चाहे डायरेक्ट उसमें डाला गया हो या मानवीय हस्तक्षेप से डाला गया हो, ठीक वही लिखा, चाहे सीधे या मानवीय हस्तक्षेप से या डाला गया हो, या और ये जो डाला गया हो वो ऐसे व्यक्ति द्वारा डाला गया हो जो उस पोस्ट को होल्ड कर रहा हो, या अगर पद नहीं भी होल्ड कर रहा है तो भी वो डालने के लिए अथराइज हो। ठीक, और कंप्यूटर उत्पाद मानवीय या हस्तक्षेप या अन्यथा हो सकता है। यानी कंप्यूटर उत्पाद यानी जो उसमें डाला जा रहा है, या वो जो ये तो डाला गया कैसे कि या तो डायरेक्ट या मानवीय हस्तक्षेप से, और निकाला भी यानी प्रिंट भी या तो मानवीय हस्तक्षेप से किया जा रहा हो, यानी देख के नोट कर लिया जा रहा हो, या प्रिंट कर लिया जा रहा हो। ठीक, तो जैसे डाला जा रहा है उसी तरह से निकाला भी जाना चाहिए। और कौन डाला हो, जो उस पोस्ट को होल्ड कर रहा हो या होल्ड ना कर रहा हो तो प्राधिकृत हो उसके लिए। तो आप समझ गए कि सूचना कब डाली जाएगी, कैसे डाली जाएगी। तो कब डाली जाएगी, क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में जब कंप्यूटर सही से वर्क कर रहा हो तो उस पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के द्वारा डाली जाएगी। और कैसे डाली जाएगी, मानवीय या डायरेक्ट तरीके से, नहीं किसी मानवीय हस्तक्षेप से, यानी सीधे किसी व्यक्ति द्वारा खोल के उसमें कुछ डाला गया हो, या ऊपर से ही कुछ नंबर प्रिंट कर दिया गया हो, अंदर एक्सेप्ट कर लिए हो। ठीक, और निकाली कैसे जाएगी कि निकाला भी उसी तरह से जा सकता है, डायरेक्ट यानी प्रिंट करके या मानवीय हस्तक्षेप से। कौन डाला हो, जो उसको पद होल्ड कर रहा हो उसने डाला हो सूचना। ठीक, अब एक खंड 3.2 क्या कहती है, ठीक है, सॉरी खंड 3 है ये, वो 4 है ये 3 है, हाँ ये 3 है कि कंप्यूटर में सूचना रखी गई समझी जाएगी। इस तरह से अगर कंप्यूटर में सूचना डाल दिया गया, यानी वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा क्रियाकलाप के अनुक्रम में उसमें डाला गया है, तो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं कि एक सिंगल सिस्टम से उसमें डाला गया हो। 2 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ करके काम किया जा रहा हो तो भी डाला गया माना जाएगा। 2 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा गया हो, ठीक है, और वो आगे पीछे पहले इस कंप्यूटर में गया हो, फिर इसमें से उसमें गया हो, फिर उसमें से गया हो तो भी डाला गया माना जाएगा। तो वही सब लिखा है कि कंप्यूटर के संयोजन द्वारा 2 कंप्यूटर से जोड़ के डायरेक्ट डाला गया हो, 2 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हों, 2 सिस्टम आपस में जुड़ के काम कर रहे हों, या उत्तरोत्तर संचालित 2 कंप्यूटरों एक में डाला गया हो पहले, फिर एक के बाद दूसरे में डाला गया हो, दूसरे से तीसरे में गया हो, या एक साथ 2 सिस्टम में डाला गया हो, एक साथ 2 सिस्टम को जोड़ करके तीसरे में पहुंचाया जा रहा हो। ये जरूरी नहीं है, चाहे सिंगल सिस्टम से डाला गया हो उसमें, चाहे एक से अधिक को जोड़ के डाला गया हो, या 1 by 1 डाला गया हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये अनावश्यक है। या किसी अन्य ढंग से डाला गया हो, बस वो डाला गया हो, इस तरीके से डाला गया हो, और इस प्रकार से इस समय डाला गया हो और इस तरीके से डाल दिया गया हो, ये जरूरी है।
और उसके बाद एक शर्त है चौथा सर्टिफिकेट। ये कहता है कि जो प्रिंट किया जाता है, जो उससे निकाला जाता है मैटर, वो जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने जो निकाला है उसको ये प्रमाणित करे, एक व्यक्ति प्रमाणित करे, सर्टिफाइड करे, उस पर अपना साइन लगाए, यानी सर्टिफिकेट दे कि ये सूचना सही तरीके से इसमें भंडारित की गई थी, यानी स्टोरेज की गई थी सिस्टम में, और मैं इस सूचना को प्रिंट करने के लिए प्राधिकृत हूँ, अपना पदनाम साइन लिख करके वो सर्टिफिकेट दे दे, तो मान लिया जाएगा कि वो दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तु है और कोर्ट एडमिसिबल कर देगा। तो ये जो चौथा खंड है, ये सूचना भरने का ढंग, यानी सूचना कैसे भरा गया ये बताया जाए, प्रमाण पत्र दिया जाए, उस प्रमाण पत्र में सूचना भरने का ढंग बता करके जो व्यक्ति जारी करे, जो प्राधिकृत हो, वो अपना हस्ताक्षर करके उसे इशू करे। तो इस तरह से ये चारों आप याद रखिएगा, कभी कभी प्री में पूछा जाता है, ठीक है, कि सर्टिफिकेट किस खंड में दिया जाता है। तो चौथे खंड में सर्टिफिकेट दिया जाता है। ध्यान रखिए, सर्टिफिकेट देने की बात की गई है। कंप्यूटर उत्पाद किस खंड में बताया गया है? 2 में कंप्यूटर उत्पाद यानी सूचना डालने का ढंग बताया गया है। सूचना कैसे डाला जाएगा ये 5वें खंड में बताया गया है। कंप्यूटर में सूचना डाला गया समझा जाएगा, चाहे जिस तरीके से डाला गया हो, ये 3 में बताया गया। ये अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के बारे में प्रमाण पत्र दिया जाना, सर्टिफिकेट दिया जाना कौन सा खंड है? तो धारा 65 का चौथा खंड है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं एक बात अब जो ज़रूर आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ यूपी, पीसीएस, एपीओएचजेएस की तैयारी भी कराई जाती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। नोट्स भी आपको दिया जाता है, टेस्ट सीरीज भी जो है चलाया जाता है, वैकेंसी आने पे क्रैश कोर्स भी चलाया जाता है। तो सारी सुविधाएं सब कुछ मुहैया है। और इस पढ़ाने से भी आप समझ ही गए होंगे कि ये जहाँ कहीं इस तरह का बताया जाएगा वहाँ ज़रूर ये पीसीएस एपीओ की क्लास ज़रूर संचालित की जा रही होगी। तो जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है, उस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कहीं अच्छे संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है इधर उधर भागने की। जहाँ पढ़ रहे हैं सही से पढ़िए, बस पढ़ते रहिए, जिससे आपका सिलेक्शन निर्धारित समय के भीतर, ठीक है, हो जाए। और इसी तरह से फिर जो बहुत टॉपिक ऐसा होगा, बहुत कठिन टॉपिक आपको लगेगा, सुझाव जरूर करिएगा, उस पर भी वीडियो में बना के अपलोड करूँगा।